टाइगर ने कार गोल्डन एरो नाइट क्लब की पार्किंग में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज तेज कदम उठाता असल इमारत की तरफ बढ़ता गया, लेकिन मेन गेट में दाखिल होने की बजाय वो साइड के बरामदे में चलता हुआ इमारत के आखिरी हिस्से में मौजूद ऊपर जाती हुई सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियों का इख्तिताम एक छोटी सी राहदारी में हुआ। उस राहदारी के आखिरी हिस्से में एक दरवाज़ा था जो बंद था। उसके बाहर एक नौजवान दीवार से पुश्त लगाए खड़ा था। उसके हाथ में सिगरेट थी और वो बड़े लापरवाह से अंदाज में सिगरेट पी रहा था, लेकिन उसकी नज़रें दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए टाइगर पर जमी हुई थीं। हेलो जोसेफ, कैसे हो? टाइगर ने करीब पहुंचकर कदरे मुस्कुराते हुए कहा। फाइन, लेकिन बॉस मसरूफ़ है, जोसेफ ने सीधे होते हुए जवाब दिया। ओके, उसे कह दो कि टाइगर आया हुआ है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। सॉरी टाइगर, इस वक्त बॉस तुम्हें ना मिल सकेगा। इस वक्त तो अगर मुल्क का सदर भी आ जाए तो वो भी नहीं मिल सकता। वैसे जब उसकी मसरूफियत ख़त्म हुई तो मैं तुम्हारी आमद की इतला उसे दे दूंगा। जोसेफ ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। ओह थैंक यू जोसेफ, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है, टाइगर ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा और वापस मुड़ने लगा। जोसेफ, जो टाइगर को सख्त जवाब देते हुए बेहद चौकन्ना और मोहतात हो गया था, टाइगर के इस रद्द अमल पर एक बार फिर नॉर्मल हो गया। लेकिन दूसरे लम्हे जिस तरह बिजली चमकती है, उस तरह टाइगर घूमता हुआ यकलख्त उसकी तरफ बढ़ा और फिर जोसेफ का जिस्म उसके दोनों हाथों पर उठता हुआ रेलिंग से गुजरकर उड़ता हुआ नीचे पुख्ता फर्श की तरफ इस तरह गिरने लगा जैसे कोई भारी चट्टान पहाड़ की चोटी से लुढ़क कर नीचे गहराई में गिरती है। जोसेफ के हल्क से निकलने वाली चीख भी उसी के साथ गहराई में डूबती गई और दूसरे लम्हे एक जोरदार धमाके से वो पुश्त के बल पुख्ता फर्श पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। टाइगर ने उसे नीचे फेंकने के बाद मुड़कर भी उसकी तरफ ना देखा, बल्कि आगे बढ़कर उसने पूरी कुव्वत से बंद दरवाजे पर लात मारी और दरवाज़ा जैसे ही धमाके से खुला, टाइगर उछलकर अंदर दाखिल हुआ। दफ्तर के अंदाज में सजे हुए उस कमरे में एक बड़ी सी मेज़ के पीछे गोल्डन एरो नाइट क्लब का मालिक और ज़ेरे ज़मीन दुनिया का अहम आदमी टॉम बैठा हुआ था। साथ ही कुर्सी पर एक गैर मुल्की मौजूद था। इस तरह टाइगर को अंदर दाखिल होते देखकर वो दोनों चौंक कर टाइगर की तरफ देखने लगे। ख़ास तौर पर टॉम के चेहरे पर हैरत के साथ साथ गुस्सा भी मौजूद था। ये क्या तमाशा है टाइगर, क्या तुम्हें जोसेफ ने नहीं बताया कि मैं मसरूफ़ हूँ? टॉम ने उछलकर खड़े होते हुए इंतहाई गुस्सीले अंदाज में कहा। बताया था, लेकिन उसके नतीजे में उसकी न जाने कितनी हड्डियां टूट चुकी होंगी और तुम भी इत्मीनान से बैठ जाओ टॉम, टाइगर का रास्ता कोई मसरूफियत नहीं रोक सकती, समझे? टाइगर ने बड़े मुतमईन अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहा। मेज़ की साइड पर बैठे हुए लंबे तिरंगे गैर मुल्की के चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात नुमायां हो गए थे। वो बड़े गौर से टाइगर को देख रहा था। देखो टाइगर, ये मेरे मेहमान हैं और मैं एक ज़रूरी गुफ्तगू में मसरूफ़ हूँ, इसलिए प्लीज़, टॉम ने होंठ चबाते हुए कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था
کہ وہ نہ جانے کس طرح اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ مسٹر مہمان، آپ ذرا ادھر باتھ روم میں چلے جائیں، میں نے ٹام سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھے ہوئے غیر ملکی سے بڑے لاپرواہ سے لہجے میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا تم اب میرے مہمان کی بے عزتی کرو گے؟ تمہاری یہ جرت حقیر کیڑے، میں تمہیں اس لیے طرح دے جاتا ہوں کہ تم تھرڈ کلاس بدمعاش ہو اور تم سر پر چڑھنے لگے ہو۔ یک لخت ٹام غصے کی شدت سے چیختا ہوا میز کی سائڈ سے نکل کر ٹائیگر کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا اور آنکھوں میں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ فرسٹ کلاس بدمعاش صاحب، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، میں یہاں صرف تم سے چند باتیں پوچھنے آیا ہوں، سمجھے؟ ٹائیگر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ ختم ہوتا، ٹام کا پشت پر موجود ہاتھ تیزی سے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اونچا کر کے ٹریگر دباتا، ٹائیگر یک لخت اس طرح فضا میں اچھلا جیسے اچانک اس کے پیروں تلے کوئی مینڈک آ گیا ہو، اور نتیجہ یہ کہ ٹام کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر اوپر چھت سے ٹکرا کر ٹائیگر کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ اس قدر تیز رفتاری سے ہوا کہ ٹام اور اس کا غیر ملکی دوست دونوں صرف پلکیں جھپکاتے ہی رہ گئے۔ تو تم، ٹام نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اچھل کر ٹائیگر پر حملہ کر دیا۔ لیکن دوسرے لمحے کمرہ ایک زوردار تھپڑ کی آواز سے گونج اٹھا۔ تھپڑ کی آواز میں ٹام کے چیخنے کی آواز بھی شامل تھی، اور ٹام تھپڑ کھا کر میز پر اس طرح گرا کہ اس کا جسم خود بخود کلا بازی کھا کر ایک دھماکے سے میز کے پیچھے موجود کرسی پر جا گرا۔ اب آرام سے بیٹھے رہو اور مجھے بتاؤ کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض اس روز ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ اسپیشل روم میں گیا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ٹائیگر نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو سائیڈ پر موجود غیر ملکی کے ریوالور سے نکلنے والی گولی یقیناً اس کی گردن میں پیوست ہو جاتی۔ اس نے اچانک ٹائیگر پر فائر کر دیا تھا، مگر ٹائیگر نے پیچھے ہٹتے ہوئے ہاتھ میں موجود ٹام کے ریوالور سے فائر کر دیا، اور وہ غیر ملکی یک لخت چیختا ہوا کرسی سمیت پیچھے فرش پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ ہاں، اب بتاؤ کون تھی وہ لڑکی؟ ٹائیگر ایک بار پھر بڑے مطمئن سے انداز میں ٹام سے مخاطب ہو گیا۔ اس نے مڑ کر بھی فرش پر پڑے تڑپتے ہوئے غیر ملکی کی طرف نہ دیکھا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دل میں پیوست ہو جانے والی گولی اسے زیادہ دیر تڑپنے کی مہلت نہ دے گی۔ تو تم نے راکسن کو مار ڈالا؟ اوہ، ویری بیڈ، ٹام نے انتہائی بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور کرسی سے بھی اٹھنے لگا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام راکسن تھا یا جاکسن، تم میری بات کا جواب دو۔ ٹائیگر نے ریوالور کا رخ ٹام کی طرف کرتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، مجھے کیا معلوم، نہ جانے کتنی عورتیں اسپیشل روم میں جاتی رہتی ہیں۔ ٹام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، دیکھو ٹام، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ شرافت سے میرے سوال کا صحیح جواب دے دو، ورنہ خواہ مخواہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ بھی میں صرف تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، کیونکہ آج سے پہلے تم نے کبھی میرے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، ورنہ ٹائیگر اتنی دیر کبھی نہیں لگایا کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ اسپیشل روم میں
कोई औरत तो एक तरफ, मर्द भी तुम्हारी खुसूसी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता, और फिर औरत भी गैर मुल्की हो और उसके साथ सुपरिंटेंडेंट फयाज हो और तुम्हें इल्म ना हो। अब बोलो। टाइगर का लहजा पहले से भी ज्यादा करख्त हो गया। मैंने आज तक तुम्हारे मुतल्लिक बहुत कहानियां सुनी थीं, लेकिन मुझे यकीन ना आता था कि तुम जैसा हंसमुख आदमी इस टाइप का हो सकता है। लेकिन आज तुमने जिस अंदाज से रॉक्सन को गोली मारी है, उससे मुझे तुम्हारे मुतल्लिक तमाम कहानियों पर यकीन आ गया है। सुनो, रॉक्सन का ताल्लुक एक्रीमिया से है। ये मेरा बहुत पुराना वाकिफ है। वो औरत इसकी साथी थी। इस रॉक्सन ने ही सुपरिंटेंडेंट फयाज और उस गैर मुल्की औरत की मुलाकात अरेंज की थी। बस इससे ज्यादा मुझे इल्म नहीं है, टॉम ने स्पॉट लेजे में जवाब देते हुए कहा। उस औरत का नाम क्या था और वो इस वक्त कहाँ है? टाइगर ने सर हिलाते हुए पूछा। ये उसे मैडम क्रिस्टा के नाम से पुकारता था। इस मुलाकात के बाद ये दोनों चले गए और अभी तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ये मेरे पास आया था और मुझे कह रहा था कि अगर मैं इसके मुल्क से बाहर खुफिया तौर पर जाने का बंदोबस्त कर दूं तो वो मुझे इसके मुआवजे में भारी रकम देगा। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं ये धंधा करता रहता हूँ। अभी मैं इससे मुआवजे की बातचीत कर ही रहा था कि तुम आ गए, टॉम ने जवाब देते हुए कहा। और टाइगर ने महसूस किया कि टॉम जो कुछ कह रहा है दुरुस्त कह रहा है, क्योंकि उसे मालूम था कि टॉम इस किस्म के धंधे में खासा मसरूफ है। ये अकेला जाना चाहता था या उस मैडम क्रिस्टा के साथ जाना चाहता था? टाइगर ने पूछा। ये अकेला जाना चाहता था। मैंने इससे उस क्रिस्टा के बारे में पूछा था, क्योंकि पहले ये दोनों इकट्ठे ही मेरे पास आए थे। उसने बताया कि क्रिस्टा तो पहले ही वापस जा चुकी है। वो चूंकि सही कागजात पर आई थी, इसलिए वो सही तरीके से वापस चली गई है। अब वो अकेला जाना चाहता था। उसके मुताबिक उसके पास कागजात नहीं हैं और वो यहाँ मौजूद किसी पार्टी से छुपकर जाना चाहता है। टॉम ने होंठ चबाते हुए कहा। ओके, फिर खड़े हो जाओ और रॉक्सन की मुकम्मल तलाशी लो। जो कुछ उसकी जेबों से मिले वो यहाँ मेज पर रख दो। जल्दी करो। टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और टॉम खामोशी से उठा और फर्श पर पड़ी हुई रॉक्सन की लाश की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद उसने रॉक्सन की मुकम्मल तलाशी लेकर उसकी जेबों से निकलने वाला सामान मेज पर रख दिया। इस सामान में एक बटवा, चाबियों का एक रिंग और बड़े नोटों की 3 गड्डियां शामिल थीं। एक बारीक धार का खंजर भी था, जिसकी एक साइड पर खून के धब्बे भी मौजूद थे। चलो, तुम्हारा काम तो हो गया टॉम। वो तो शायद तीनों गड्डियां तुम्हें ना देता, लेकिन अब ये तीनों तुम्हारी मलकियत हैं, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। और मेज पर रखा हुआ खंजर और बटवा अलबत्ता उसने एक हाथ से उठाया और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। ओह, तो तुम ये तीनों गड्डियां मुझे दे दोगे? टॉम ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। मुझे नोटों से कभी दिलचस्पी नहीं रही टॉम, क्योंकि दौलत जब भी मेरी ज़रूरत बनती है मेरे पास खुद ब खुद चल कर आ जाती है। तुम अब सिर्फ मुझे ये बता दो कि तुमने रॉक्सन और मैडम क्रिस्टा को रिहाइश के लिए कौन सी कोठी दी थी? टाइगर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो टॉम एक बार फिर चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? टॉम ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम इस बात को छोड़ो, जवाब दो। ये की रिंग बता रहा है कि तुमने उसे कोठी दी है। टाइगर ने मेज पर पड़े हुए की रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा और टॉम ने एक तवील सांस लिया।
तुम वाकई मेरी तवक्का से कहीं ज़्यादा तेज़ हो। सुनो, आज तक मैंने तुम्हें दिल से दोस्त नहीं समझा था, लेकिन आज से मैं तुम्हें दिल से दोस्त समझने का ऐलान करता हूँ। टॉम ने कहा, ओके, समझते रहो, मुझे तुम्हारी दोस्ती या दुश्मनी से कोई गर्ज नहीं है। पता बताओ, और ये सुन लो कि अगर गलत पता बताया तो फिर इसका नतीजा तुम खुद ही समझ सकते हो। टाइगर ने उसी तरह बेनियाजाना लहजे में कहा, मुझे छुपाने की क्या ज़रूरत है। रावल कॉलोनी की कोठी नंबर 12 ब्लॉक बी। टॉम ने मुंह बनाते हुए कहा, ताउन का शुक्रिया, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसके साथ ही वो बिजली की सी तेजी से मुड़ा और दौड़ता हुआ कमरे के खुले दरवाजे से बाहर निकला, और इसके साथ ही वो उछलकर दरवाजे की साइड पर रेलिंग के करीब हुआ, और दूसरे लम्हे उसने दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़ा, और इसके साथ ही उसका जिस्म कलाबाजी खाता हुआ रेलिंग के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ को फजा में लटक गया। दोनों हाथ अभी तक गोल रेलिंग पर जमे हुए थे, सिर्फ उनकी साइड बदल गई थी। रेलिंग के इख्तिताम पर साइड पर नीचे एक खिड़की का शेड था, और टाइगर ने जिस्म को झकोला दिया और फिर पलक झपकने में उसके पैर खिड़की के शेड पर जम गए। रेलिंग उसने छोड़ दी थी और अब वो शेड पर खड़ा था। उसी लम्हे उसे राहदारी में टॉम दौड़ता हुआ नजर आया। वो सीधा सीढ़ियों की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। टाइगर ने मुस्कुराते हुए नीचे छलांग लगाई और दौड़ता हुआ वो उस तरफ को बढ़ गया जिधर उसकी कार मौजूद थी। वो टॉम की फितरत को अच्छी तरह समझता था कि वो सिर्फ सीढ़ियों तक जाकर वापस पलट जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को बहुत लिए दिए रखता था। इसलिए वो नीचे उतरकर उसके पीछे ना दौड़ेगा। हाँ, अगर वो उसे राहदारी में मिल जाता तो फिर वो लाजमन उस पर उकब से वार कर देता। इसलिए उसने बराह रास्त सीढ़ियों की तरफ जाने के इस तरफ से नीचे उतरने का फैसला किया था, क्योंकि अब वो यहाँ मजीद वक्त ज़ाया करने की बजाय फौरी तौर पर उस कोठी को चेक करना चाहता था। चंद लम्हों बाद उसकी कार क्लब के कंपाउंड गेट से निकलकर तेजी से उस तरफ को बढ़ने लगी जिधर रावल कॉलोनी थी। थोड़ी देर बाद उसकी कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद रावल कॉलोनी की हदूद में दाखिल हो गई। टाइगर ने इंतहाई रफ्तार से कार दौड़ाई थी, क्योंकि उसे खतरा था कि टॉम फोन करके वहां मौजूद अफराद को चौकन्ना ना कर दे। गो उसे ये इल्म ना था कि उस कोठी में कौन लोग होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो उसे बहरहाल चेक जरूर करना चाहता था। ब्लॉक बी के पहले चौक पर उसने कार एक साइड पर रोकी और नीचे उतरकर वो पैदल चलता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन कोठी नंबर 12 के सामने पुलिस की जीप देखकर वो यकलख्त रुक गया। वहां ना सिर्फ पुलिस की जीप मौजूद थी, बल्कि कुछ तमाशाई भी इकट्ठे थे। क्या हुआ है यहाँ? टाइगर ने कोठी के गेट के मुकाबिल सड़क के दूसरे किनारे पर खड़े एक बूढ़े आदमी से मुखातिब होकर पूछा। अंदर से 2 गैर मुल्कियों की लाशें मिली हैं, उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उस आदमी ने जवाब दिया। ओह, फिर इतनी जल्दी पुलिस कैसे पहुंच गई? यहाँ तो पुलिस इतला के बावजूद घंटों तक नहीं आती। टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब तो ये कत्ल नहीं हुए, ये तो फाटक खुला हुआ था और कोठी खाली पड़ी थी, इसलिए पेट्रोलिंग पुलिस को शक पड़ा। उसने तलाशी ली तो ये दोनों लाशें सामने आ गईं। उस आदमी ने टाइगर को समझाते हुए कहा, ओह,
आखिर ये कौन लोग थे, आप यहीं रहते हैं? टाइगर ने कहा, हाँ, ये पीछे मेरी कोठी है, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, इसलिए मैं तो हर वक्त यहीं रहता हूँ। यहाँ एक गैर मुल्की औरत गैर मुल्कियों के साथ कई बार नजर आई। फिर एक मुकामी आदमी को मैंने फाटक की खिड़की से निकलकर दौड़ कर जाते देखा। उसकी हालत बेहद ख़राब थी, उसके हाथ में मशीन गन थी। वो साइड गली में चला गया। उसके कुछ देर बाद वो गैर मुल्की औरत कार पर आई। वो कुछ देर अंदर रहे, इसके बाद वो भी चले गए और उन्होंने ही फाटक खोला था, फिर बंद ना किया था। उस आदमी ने बड़े फखरिया लहजे में कहा, गैर मुल्की औरत वही जो इंतहाई बदसूरत है और सब्ज रंग की कार में फिरती रहती है? टाइगर ने चौंक कर कहा, अरे नहीं जनाब, स्याह रंग की कार थी, शिवरलेट, बिल्कुल नया मॉडल था। नंबर भी बता रहा था कि बिल्कुल नई है, और वो गैर मुल्की औरत तो बेहद खूबसूरत है, बूढ़े आदमी ने कहा, और साथ ही गैर मुल्की औरत का हुलिया भी बता दिया। टाइगर जानता था कि रिटायर्ड आदमियों की क्या नफ्सियात होती हैं। मसरूफियत की वजह से उनसे किसी को तफसीली गुफ्तगू का वक़्त नहीं मिलता, इसलिए ऐसे लोग बातें करने के लिए हर वक़्त तरसते रहते हैं। यही वजह थी कि वो टाइगर से बड़े मुसर्रत भरे अंदाज में बातें किए जा रहा था, और टाइगर उस बूढ़े के मुंह से गैर मुल्की औरत का हुलिया सुनकर बेइख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ये हुलिया उसी औरत का था जो फयाज के साथ थी। अरे कमाल है, आपको फिर हुकूमत ने क्यों रिटायर्ड कर दिया? आपका जहन तो नौजवानों से भी ज़्यादा ताकतवर है। आपको तो एक नज़र देखने के बावजूद फौरन यह नंबर याद रह गया होगा। टाइगर ने कहा, जनाब आपने मेरे दिल की बात कर दी। मैंने तो अखबारात में भी कॉलम लिखे हैं। हमारे जहन उन नौजवानों से ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी हमें रिटायर्ड कर दिया जाता है। बिल्कुल जनाब, उस कार का नंबर मेरे हाफिज़े में बिल्कुल इस तरह महफूज है जैसे अब भी वो कार मेरे सामने मौजूद हो और मैं उसकी नंबर प्लेट देख रहा हूँ। उस आदमी ने खुश होते हुए कहा, और साथ ही उसने इंतहाई फखरिया लहजे में कार का नंबर भी बता दिया। बिल्कुल जनाब, आप ज़रूर कॉलम लिखिए। यकीनन एक वक्त आएगा कि सब नौजवानों को नौकरियों से फारिग करके रिटायर्ड को दोबारा रख लिया जाएगा। अरे ओह, मुझे तो एक ज़रूरी काम था, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। जनाब खुदा हाफिज़, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और तेज़ी से आगे बढ़ गया। हूँ, नौजवान बने फिरते हैं, हाफिज़े का ये हाल है। बूढ़े की बुड़बुड़ाती हुई आवाज़ टाइगर के कानों से टकराई और टाइगर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। आगे जाकर वो एक साइड गली से उकबी तरफ की सड़क पर आया और फिर एक लंबा चक्कर काट कर वो वापस चौक पर मौजूद अपनी कार की तरफ पहुंच गया। बहरहाल वो कार के नंबर मालूम हो जाने से एक अहम क्लू हासिल कर चुका था, और अब वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से उसके मालिक का पता चलाना चाहता था ताकि उस कार को तलाश कर सके। एक बार उसे कार का पता चल जाता तो वो उस गैर मुल्की औरत का आसानी से पता चला सकता था, क्योंकि उस बूढ़े ने जो हुलिया बताया था वो बिल्कुल उसी औरत का था जो फयाज के साथ स्पेशल रूम में गई थी और जिसकी तलाश में टाइगर निकला था। फयाज की उंगली ट्रिगर पर सख्ती से जमी हुई थी और उसने आंखें बंद कर रखी थीं। चेहरे पर इस कदर पसीना बह रहा था जैसे आबशार से पानी बहता है कि कमरा
دھماکے سے گونج اٹھا۔ یہ دھماکہ ریوالور کا نہ تھا بلکہ دروازہ کھلنے کا تھا، اور دھماکے کی آواز سن کر فیاض نے اضطراری طور پر چونک کر آنکھیں کھولیں تو یک لخت وہ اچھل کر کھڑا ہو جانے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ دروازے پر اس کی بیوی سلمیٰ کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ متوحش تھا۔ تو تم سلمیٰ اور یہاں؟ فیاض نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو تم خودکشی کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے واقعی غداری کی ہے، سلمیٰ نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں نے کوئی غداری نہیں کی، یقین کرو سلمیٰ، میں اس وقت بھی تمہیں اور بچوں کو یاد کر رہا تھا۔ میں تو بین الاقوامی مجرم تنظیم کو پکڑنا چاہتا تھا تاکہ سر رحمان سے کریڈٹ حاصل کر سکوں، لیکن وہ لوگ میری توقع سے کہیں زیادہ عیار نکلے۔ انہوں نے مجھ سے دھوکے سے فائل حاصل کر لی۔ تم میری حالت دیکھ رہی ہو، وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ میں بڑی مشکل سے ان کی گرفت سے بچ کر آیا ہوں، لیکن ظاہر ہے اب میں غدار قرار دیا جاؤں گا اور مجھے گولی مار دی جائے گی۔ مجھے اپنی جان کی تو پرواہ نہیں، مگر تم اور بچے ساری عمر کے لیے رسوا ہو جائیں گے۔ لوگ تمہیں غدار کی بیوی اور بچوں کو غدار کے بچے کہیں گے، اس لیے میں نے خودکشی کا فیصلہ کیا تھا۔ یقین کرو سلمیٰ، میں بے قصور ہوں، میں نے غداری نہیں کی، فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اگر تم بے قصور ہو تو پھر خودکشی کیوں کر رہے تھے؟ تمہیں چاہیے کہ مردوں کی طرح اپنی بے گناہی ثابت کرو۔ تم سے کچھ نہیں ہوتا تو عمران بھائی کو کہنا تھا۔ میں تو پریشانی کی وجہ سے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ میں ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزری تو میں نے سوچا کہ پتہ کر لوں۔ مجھے گیٹ پر بتایا گیا کہ تم آ چکے ہو اور اپنے دفتر میں ہو، تو میں یہاں آ گئی، اور یہاں تم بزدلوں کی طرح خودکشی کر رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری خودکشی بذات خود ہمارے لیے ہمیشہ کی رسوائی کا سبب بنتی۔ سلمیٰ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی سوچا کہ عمران سے بات کروں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ الٹا میرا مذاق اڑائے گا، فیاض نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اسے حقیقتاً اس وقت اپنے آپ سے بے پناہ ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں مذاق اڑائے گا؟ میں خود کرتی ہوں بات، سلمیٰ نے تیز لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ فیاض اسی طرح ندامت بھرے انداز میں سر جھکائے کھڑا مسلسل اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ یس، سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے عمران کے باورچی سلیمان کی سخت سی آواز سنائی دی۔ سلیمان، میں بیگم فیاض بول رہی ہوں۔ عمران بھائی موجود ہیں؟ سلمیٰ نے کہا۔ اوہ آپ؟ جی ہاں موجود ہیں، دوسری طرف سے سلیمان کی نرم آواز سنائی دی۔ ہیلو، اوہ سوری، آپ کو یقیناً ہلنے میں بے حد دشواری ہوگی سلمیٰ بھابی، اس لیے مت ہیلو کہنا چاہیے تھا۔ فون بنانے والوں کو چاہیے تھا کہ فون کرنے والوں کی تصویر بھی ساتھ دکھایا کریں تاکہ کم از کم اندازہ تو ہو سکے کسے ہیلو کہنا ہے اور کسے مت ہیلو کہنا ہے۔ اب آپ خود سوچیں سلمیٰ بھابی کہ آپ کو کہا جائے ہیلو تو یہ آپ جیسی باروب شخصیت کے لیے کس قدر مضحکہ خیز بات ہے۔ عمران کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ ہوں، ہم پر قیامت ٹوٹ رہی ہے اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے، اس لیے مجھے بھابی کہتے ہو؟ یہی ہے تمہارا خلوص جس کا تم ہر وقت ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہو؟ اگر میں چند لمحے اور فیاض کے دفتر نہ پہنچتی تو میں بیوہ ہو چکی ہوتی، میرے بچے یتیم ہو چکے ہوتے، اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے، سلمیٰ نے انتہائی بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
ارے ارے بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کیسے بیوہ ہو سکتی ہیں؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو اتنی جرأت کہاں کہ آپ کو بیوہ بنانے کی گستاخی کر سکے؟ عمران کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں جب دفتر میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنا ریوالور کن پٹی پر رکھا ہوا تھا اور ٹریگر دبانے ہی والے تھے۔ سنا تم نے؟ اور تم پھر مذاق کیے جا رہے ہو؟ سلمہ نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا سپر فیاض دفتر میں نمودار ہو چکا ہے؟ عمران نے حیرت سے چیخ کر کہا۔ ہاں، میں انہیں تلاش کرتی پھر رہی تھی کہ ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزری تو میں نے سوچا کہ معلوم کر لوں کہ ان کا کچھ پتہ چلا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ آ چکے ہیں اور دفتر میں ہیں۔ میں دفتر آئی تو وہ خودکشی کر رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ بے گناہ ہیں۔ وہ تو ایک غیر ملکی مجرم تنظیم کو پکڑنا چاہتے تھے، مگر اس تنظیم نے عیاری کی اور فائل ان سے لے لی۔ اب وہ اپنے آپ کو ذلت و رسوائی سے بچانے کے لیے خودکشی کرنا چاہتے ہیں۔ پلیز عمران، کچھ کرو، تم میرے اچھے بھائی ہو، سلمہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے ارے بھابھی، فیاض کی یہ جرأت کہ وہ آپ کو بیوہ کر سکے، میں اسے رنڈوا نہ بنا دوں گا۔ آپ وہیں رکیں، میں خود آ رہا ہوں، دوسری طرف سے عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ دیکھا تم نے؟ اسے سوائے مذاق اڑانے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب وہ یہاں اس لیے آ رہا ہے کہ مجھے اور زیادہ ذلیل کرے۔ فیاض نے جو ریسیور سے نکلنے والی عمران کی آواز بخوبی سن رہا تھا، رو دینے والے لہجے میں کہا۔ میں اس کا سر جوتیوں سے توڑ دوں گی اگر وہ میرے سامنے تمہیں ذلیل کرنے کی جرأت کرے گا، مگر سنو، تم اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا، کوئی بات نہ چھپانا، سلمہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اور فیاض نے انتہائی فرما بردارانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ سلمہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو فیاض بھی مجبوراً اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا، لیکن اس کا چہرہ بدستور جھکا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ ایک بار پھر دھماکے سے کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ فیاض خلاف توقع اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا، جبکہ سلمہ بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارا انداز تو یہی بتا رہا ہے کہ تم نے واقعی ملک سے غداری کی ہے۔ سنو فیاض، مجھے غداروں سے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر سلمہ بھابھی کو یقین آ گیا کہ تم نے واقعی غداری کی ہے تو تم تو کیا اسے بیوہ کرو گے، وہ خود تمہیں گولی مار کر اپنے آپ کو بیوہ کر لینے میں فخر محسوس کرے گی۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ میں بے قصور ہوں عمران، یقین کرو، میں بے قصور ہوں۔ میں نے تو اپنے طور پر ایک غیر ملکی تنظیم کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن فیاض نے بھیک مانگنے جیسے لہجے میں کہا۔ اگر تم واقعی بے قصور ہو تو پھر یقین کرو میری زندگی میں کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، لیکن پہلے تم مجھے یقین دلا دو کہ تم واقعی بے قصور ہو، سب کچھ صاف صاف اور سچ سچ کہہ دو۔ اور سلمہ بھابھی، آپ اب جائیں اور بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران نے فیاض سے بات کرتے کرتے سلمہ سے مڑ کر کہا۔ میں چلی تو جاتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سرکاری فائلوں کی وجہ سے تم مجھے بھیج رہے ہو، لیکن عمران بھائی، میرا دل کہتا ہے کہ یہ اور سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن غدار نہیں ہو سکتے، اس لیے پلیز ان کا خیال رکھنا، ورنہ سلمہ کا لہجہ بات کرتے کرتے یکلخت بھراس آ گیا۔ مجھے معلوم ہے بھابھی کہ فیاض غداری نہیں کر سکتا، اگر اس میں غداری کے جراثیم ہوتے تو اب تک یہ میرے ہی ہاتھوں 10 بار زندہ دفن ہو چکا ہوتا، لیکن اس وقت اس کی پوزیشن بہت خراب ہو چکی ہے اور اس کی پوزیشن کو صاف کرنے کی غرض سے بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی۔ آپ بے فکر ہو جائیں۔
जब तक आपका भाई जिंदा है आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इमरान ने कहा। मुझे तुम जैसे भाई पर फ़ख्र है इमरान, सलमा ने कहा और उठकर तेज़ तेज़ कदम उठाती दरवाजे से बाहर निकल गई। इमरान इमरान खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा लो। सलमा के बाहर जाते ही फैयाज़ बिजली की सी तेज़ी से कुर्सी से उठा और उसने बाकायदा इमरान के आगे हाथ जोड़ दिए, मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछल कर कुर्सी पर जा गिरा और फिर कुर्सी समेत पीछे उलट गया। इमरान के भरपूर थप्पड़ से कमरा गूंज उठा था। हाथ जोड़ते हो और अपने आप को बेकसूर भी कहते हो, कसूरवार ही हाथ जोड़ा करते हैं, समझे? खबरदार, अब अगर तुमने दोबारा ये हरकत की तो गोली मार दूंगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। मम्मा, मैं तो मिन्नत कर रहा था, मगर तुमने थप्पड़ क्यों मारा? बोलो क्यों मारा? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं अब भी तुम्हें गोली मार सकता हूँ, तुम्हारी मेरे आगे क्या हैसियत है? फैयाज बात करते करते यकलख्त गुस्से से चीख पड़ा। उसके चेहरे पर गुस्से के शदीद तरीन आसार उभर आए थे। ये हुई ना बात, अब लग रहे हो सुपर फैयाज, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, दफा हो जाओ, मुझे नहीं ज़रूरत तुम जैसे कमीनों की हमदर्दी की, मैं खुद भुगत लूँगा। फयाज और ज़्यादा गुस्से से चीख पड़ा। शांति शांति प्यारे सुपर फयाज, सर सुल्तान तो पूरे मुल्क की पुलिस को ऑर्डर्स करने वाले थे कि फयाज को देखते ही गोली से उड़ा दिया जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें इन ऑर्डर से बाज रखा है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ और जब तक मैं सलमा भाभी के पास पहुँचूँगा तुम्हारी फातिहा ख्वानी की नौबत भी आ जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर तुमने थप्पड़ क्यों मारा था? फयाज सर सुल्तान के हुक्म की बाबत सुनते ही यकलख्त ढीला पड़ गया। बड़े अरसे से हथेली खुजला रही थी। मैं तो तुम्हारे सर पर चपत मारना चाहता था, मगर ये कमबख्त हाथ भी तो जुबान की तरह चमड़े का है, फिसल कर नीचे जा लगा। बहरहाल बैठो और मुझे बताओ कि वो फाइल कहाँ है, और हाँ ये सुन लो कि अगर वो फाइल तुम्हारी मुआवनत की वजह से मुल्क से बाहर निकल गई तो फिर पूरी कौम तुम्हारे मुंह पर थूकने से भी दरेग ना करेगी। इमरान बात करते करते यकलख्त संजीदा हो गया। ओह ओह, हाँ हाँ वो फाइल, ओह काश मैं उन्हें ना बताता कि वो कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में है, लेकिन मैं क्या करता, वो इंतहाई सफाक आदमी थे, बेरहम कमीने, वो मुझे मार डालते। वो रॉक्सन तो बिल्कुल ही कसाई था। फयाज ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम्हारे कॉन्फिडेंशियल बॉक्स में? ओह तो यहाँ थी फाइल, मगर तुम गायब कहाँ हो गए थे? क्या मिस कास्टर ने गायब कर दिया था? इमरान ने चौंक कर पूछा। मिस कास्टर? ओह तो तुम जानते हो, उस मिस कास्टर की वजह से ही तो ये अजाब आया है मुझ पर, फयाज ने चौंक कर कहा, और फिर उसने मिस कास्टर से मिलने से लेकर उस कोठी से फरार होकर यहाँ तक पहुँचने की पूरी तफसील बता दी। इमरान खामोश बैठा सुनता रहा। इस मिस पार्कर, रॉक्सन और उसके साथियों का खुलिया तफसील से बताओ, और वो कोठी जिससे तुम निकले थे वो कहाँ है? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा, और जवाब में फयाज ने पूरी तफसील से हुलिये और कोठी की सिचुएशन बता दी। ठीक है, अब तुम घर जाओ, अब मुझे हर सूरत में वो फाइल बरामद करनी पड़ेगी, इमरान ने एक तवील सांस लेकर उठते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि कोई और बात होती, अचानक मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुपर फयाज ने चौंक कर पहले तो फ़ोन की तरफ देखा और फिर ढीले हाथों से रिसीवर उठा लिया। यस, फयाज ने शायद ज़िंदगी में पहली बार अपना नाम
माओदे के बताने से गुरेज किया था। ये सुपरिटेंडेंट फयाज साहब का दफ्तर है। यहाँ इमरान साहब आए थे। दूसरी तरफ से एक अजनबी सी आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने आवाज़ सुनते ही हाथ बढ़ाकर रिसीवर उसके हाथ से लिया, क्योंकि वो टाइगर की आवाज़ पहचान गया था। हेलो टाइगर, मैं इमरान बोल रहा हूँ, यहाँ कैसे फ़ोन किया? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। मैंने फ्लैट पर फ़ोन किया था। सुलेमान ने बताया कि आप फयाज साहब के दफ्तर गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ फ़ोन किया है। मैंने उस गैर मुल्की औरत को ट्रेस कर लिया है जो फयाज साहब के साथ गोल्डन एरो नाइट क्लब के स्पेशल रूम में गई थी। टाइगर ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। पूरी तफसील बताओ, इमरान ने सख्त लहजे में पूछा, और जवाब में टाइगर ने गोल्डन एरो नाइट क्लब के मालिक टॉम से होने वाली मुलाकात से लेकर रावल कॉलोनी की कोठी तक पहुंचने और फिर वहां से कार का क्ल्यू मिल जाने की पूरी तफसील बता दी कि वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस से कार के मालिक के मुतल्लिक मालूमात करने जा रहा था कि उसने वही कार एक कॉलोनी की हदूद में दाखिल होते देख ली। कार में वही गैर मुल्की लड़की भी मौजूद थी। कार को एक गैर मुल्की ड्राइव कर रहा था। मैंने उसका ताक़ुब किया तो ये कार आदम कॉलोनी की कोठी नंबर 8 में चली गई और अभी तक अंदर मौजूद है। ओके, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। ख्याल रखना ये औरत जिसका नाम पार्कर है तुम्हारी नज़रों से गायब ना हो जाए, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा, और फिर रिसीवर रखकर उसने फयाज को घर जाने के लिए कहा और ख़ुद तेज़ी से मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया।